आगे का भाग दोस्तों शुरू करते हैं। एक और चित्र है। तलाश जल्दी ही रंग लाई। ये झाड़ियाँ कुछ अजीब सी लगती है। नदी में उगी इन विशेष झाड़ियों का हल्का नीला रंग बताता है कि यह कभी मेरे जहर के प्रभाव में जरूर आई है। इन्हीं झाड़ियों में बसे जहर की वजह से यह पानी जहरीला हो गया, जिसे पीते ही वाले पशु पक्षी जहर के प्रभाव से पिघल गए। एकदम सही कहा तुमने नागराज। और ऐसा तब हुआ जब तुम बालक के रूप में बहते हुए इन झाड़ियों में आ फंसे। और तुम बालक के रूप में नदी में इसलिए बहते हुए यहाँ पहुँचे क्योंकि तुम्हें मृत समझकर नदी में फेंक दिया गया था। मृत समझकर? लेकिन मेरे चाचा नागपाशा ने तो मुझे कुछ और ही कहानी सुनाई थी। नागपाशा ने तुम्हें जो कुछ सुनाया था मनगढ़ंत था, झूठ था। तुम्हारा वास्तविक अतीत क्या है तुम्हें हम बताते हैं। आप मेरे अतीत के बारे में कैसे जानते हैं? क्योंकि हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। राज जोशी वेदाचार्य, ना कुछ छिपा है, न तुम्हारे पिता राजा तक्ष राज ने हमसे कुछ छिपाया है। हाँ नागराज, ध्यान से सुनो। इसी शताब्दी के शुरू के सालों की बात है जब तक्ष नगर नामक एक नगर था, जिस पर वीर प्रतापी और प्रजाप्रिय के सुख दुख का ध्यान रखने वाले राजा तक्षराज राज किया करते थे। चूंकि तक्षराज पिछली सभी पीढ़ियां हजारों वर्षों से सर्प की पूजा करती आ रही थी, इसलिए वह भी सर्पों को बहुत बड़े भक्त थे। सर्प के प्रताप के बल पर तक्षराज को अकल्पनीय खजाना प्राप्त था, जिसकी रक्षा के लिए कुल देवी सर्प देवता कालका जी सदैव तैनात रहते थे। खजाने से भरे असंख्य सर्प मुनियों और हीरे जवाहरात के स्वामी होने के कारण तक्षराज एक और बेशकीमती के स्वामी थे, जिसका नाम था ललिता। अत्यंत रूपवती, शालीन और धार्मिक रानी ललिता का राजा भेद प्रिय थी। चारों ओर प्रशंसा खुशी की होली थी। दुख तो मात्र एक बात का था, राजा तक्षराज के वंश आगे बढ़ने वाला कोई न था। विवाह के काफी समय तक जब रानी ललिता निसंतान थी, रानी निसंतान होने के कारण राजा के हमशक्ल भाई नागपाशा के लिए प्रशंसा का कारण था। भैया तक्षराज का न कोई संतान है न होने वाली, इसलिए उसकी मृत्यु के पश्चात तक्ष नगर का राज्य का स्वामी एक ही व्यक्ति होगा, नागपाशा। मैं हा हा हा। और नागपाशा को राजा के खजाने का स्वामी बनने और एक राजा तक्षराज की मृत्यु की प्रतीक्षा थी। लेकिन तभी चमत्कार हो गया। निरंतर 25 वर्ष तक पूजा थाल और एक सुंदर ढंग से सजा कर तुम नियमित हमारी अर्चना कर रही हो। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए तुम्हें पुत्रवती होने का वरदान देते हैं। कुल देवता कालजय ने रानी की मुराद को पूरी कर दी थी, जिसे सुनकर खुशी के से नाच उठी राजा तक्षराज। ओह प्रिय, कुल देवता ने हमारी सुन ली, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। चलो, कुल देवता के प्रताप से राजवंश चलने वाला पैदा हो गया। हर कोई प्रसन्न था। और नागपाशा को छोड़कर। नहीं, ये नहीं हो सकता।
अगर रानी को पुत्र पैदा हो गया तो राज्य का खजाना प्राप्त करने का मेरा सपना चूर चूर हो जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वह पैदा हो गया तो राज्य का कानूनी वारिस वही हो जाएगा और जय कालजयी उसी को खजाना को छूने देगा जो राज्य का असली वारिस हो। सिरदी, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे होने से रोकूं? सिरदी, हाँ, यही एकदम ठीक रहेगा। कुल देवता कालवीजी ने ही वरदान दिया है कि वह अभिश्राप भी देगा और ऐसा बहुत जल्दी होगा। और संभल कर प्रिय, कुल देवता के वरदान से जब से तुम गर्भवती हुई हो, आप हमारा ख्याल बिल्कुल ऐसे रखते हैं जैसे हम कोई बच्चे हैं। रखना ही पड़ेगा, आखिर तुम अनमोल उपहार देने वाली हो। अच्छा, अब ज़्यादा बातें मत करो और दरबार में पहुँचे। हमें भी कुल देवता की पूजा अर्चना के लिए मंदिर जाना है। वो राजा के जाने के बाद रानी कुछ देर पहले अपने हाथ में सजाई पूजा की थाली उठाई और फिर कुल देवता के सामने पहुंची। भोग स्वीकार करे देवता। और कुल देवता कालवीजी प्रसन्न भाव से भोग स्वीकार करने के लिए पूजा के थाली से कपड़ा हटाया। ओह, क्रोध से भरता चला गया कालजी की आंखें। ओह, और स्वर, पूजा के स्थान पर आज तुम सामग्री की बजाय मरा हुआ नेवला लाकर हमारा घोर अपमान किया है। तुम्हें इसका अत्यंत अत्यधिक कठोर दंड मिलेगा। यह कैसे हुआ कुलदेवता? मुझे पता, मैंने थाली को भयभीत रानी को अपनी सफाई में कुछ कहने का अवसर नहीं मिला। क्योंकि इससे पहले ही कालजी की भीषण विष पुकार का शिकार बनी रानी और कक्ष से बाहर आकर गिरी। रानी कुल देवता क्रोध का भाजक बन गई और जंगल की आग की तरह पहली सूचना मानो सभी के हृदयों पर दुख का पहाड़ रख दिया था। राजा तक्षराज की दशा पागलों जैसी हो गई थी। कुछ भी कीजिए वैद्यराज, क्षमा करें राजन, मैं अपने सभी प्रयास पूरे करके हार चुका हूँ। संसार में हर सर्प का विष की चुटकियों में उतार सकता हूँ, लेकिन सर्प देवता कालजी के विष है, इसे क्या कोई भी नहीं उतार सकता। और अपने प्रयासों में विफल राजा तक्षराज कुल देवता कालजी के समक्ष पहुंचे और गिड़गिड़ाए। ये आपने क्या किया कुल देवता? बिना कुछ सोचे समझे एक निर्दोष को इतना बड़ा दंड दे डाला। ये कैसे न्याय किया आपने? कैसा न्याय किया? दोष रानी का है राजन, उसने थाली का निरीक्षण करके यहाँ लाना था। अतः अपने विष के प्रभाव को हम समाप्त नहीं कर सकते, इसलिए हम विवश हैं। अगर ऐसा है तो कुल देवता, अपनी रानी के बिना हम जीवित नहीं रहना चाहते। अपने सामने सिर पटक पटक कर यहीं जान दे देंगे हम। एक भगत को अपने देवता के सामने जान देना पर उतारू था तो देवता कैसे न प्रशिस्ते। ठहरो राजन, उपाय है जिससे रानी को प्राण बच सकता है। क्या देव, जल्दी से बताइए। रानी के शरीर में एक नहीं बल्कि दो हैं, एक उसका और एक उसके गर्भ में पल रहे बालक का। इसलिए हम उन दोनों में से एक के शरीर को बचा सकते हैं। रानी के शरीर का जहर रानी के गर्भ में केंद्रित कर सकते हैं। अब तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? रानी की जान बचाएं या बच्चे की जान? राजा निर्णय लेने के लिए अधिक समय नहीं लगाया। बालक से भला क्या मोह करना, अभी तो संसार में आया भी नहीं है, इसलिए रानी के बचाना चाहता हूँ, इतना कहकर ठीक है।
और कुलदेवता ने एक विचित्र मणि राजा के हाथ पर उगल दी। यह चमत्कारी मणि है, इसे राजवैद्य को दे दो। ये घीस कर औषधि के रूप में रानी के पिलाया और प्रभाव से हमारा सारा विष धीरे धीरे रानी के गर्भ में पलते बालक के शरीर में समाता चला जाएगा। चूँकि बालक का जन्म लेने से पहले सारा विष उसके शरीर में समा चुका होगा, इसलिए बालक रानी के गर्भ में मृत पैदा होगा। और मणि को लेकर राजा दुखी मन से कक्ष से बाहर निकल आए। यह देखते ही खबर आग की तरह फैल गई। उफ, अब राजा का नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि राजा वैद्य जी कहते हैं कि कुलदेवता के प्रभाव से कोख बिल्कुल ही सूख गई है। रानी सदा के लिए बांझ होकर रह जाएगी और इस तरह राजा के खजाने का स्वामी बनूंगा और रानी की पूजा की थाली में मरे होने वाले की वजह से अनर्थ होगा। ये मैं उसी समय जानता था। अब मैंने बड़ी सफाई से थाली बदल दी थी। अब बस रानी को गर्भ में मृत बच्चे को जन्म देने की भर की देर है। फिर देखना कल जई कैसे वह खजाना मुझे सौंपता है। ठीक समय पर जैसे अपेक्षित था, रानी ललिता के गर्भ में मृत बच्चे यानी तुम्हारा जन्म हुआ। मृत, लेकिन मैं तो जीवित हूँ। हाँ, ना केवल जीवित हो बल्कि अपने हिसाब से मेरी आयु लगभग 75 से 80 वर्ष होनी चाहिए। यही तो वजह है रहस्य कि नागराज मैंने स्वयं में डाल रखा है। इसी रहस्य को हमें पर्दा उठाना है। लेकिन यह सब बाद में, पहले आगे की कहानी सुनो। रानी ललिता बच गई और कोख में कालदेव के जहर से नीले पड़े बच्चे का जन्म हुआ, जिसे राजवैद्य देखते ही मृत घोषित कर दिया। लेकिन उसकी घोषणा किसी को हैरानी नहीं हुई। सभी जानते थे कि ऐसा ही होगा। और उस बालक का क्या किया जाए राजन? परंपरा के अनुसार बालक या मृत व्यक्ति को मृत्यु सरफ विष से हो जाती है। उसे गाड़ा नहीं जाता, न जलाया जाता है, उसे नदी में बहा दिया जाता है। इसलिए हमारे पुत्र को नदी में बहा दो। इतना कहकर राजा फक पड़े राजा तक्षराज। जबकि खुशी बनाता हुआ कुलदेवता कलगाजी के समक्ष जा पहुंचा नागपाशा। मैं जब यह अच्छी तरह जानता हूँ कालजी कि तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध ब्रह्मांड का कोई भी शक्ति इस खजाने के पास नहीं पटक सकती। इसलिए आज मैं इस खजाने को हासिल करने आया हूँ और तुम्हें इस संघर्ष मुझे सौंपना होगा, क्योंकि नियम अनुसार भैया तक्षराज की मृत्यु के बाद अब सिर्फ मैं ही इसका हकदार होऊंगा। हट जा एक तरफ कालका जी, उसे खजाना मुझे हासिल करने दे। और नागपाशा खजाने की तरफ कदम बढ़ाया। और सावधान नागपाशा, खजाने की तरफ एक कदम भी बढ़ा तो उसका परिणाम भयानक होगा। इस खजाने का हकदार जब बनेगा तब बनेगा। अभी तो इसका असली हकदार जीवित है। क्या मतलब तेरी समझ में नहीं आएगा नागपाशा, इसलिए भाग जा तू यहाँ से। और कालका जी की उस प्रतिक्रिया से नागपाशा क्रोध से भड़क उठा। वह अपनी तलवार खींचकर उस पर झपटा। कालका जी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा दुष्ट। और तड़ाक, कालका जी की पूंछ का वह तेज प्रहार और नागपाशा के चेहरे के अभिश्राप और जीवित का वरदान अभिश्राप और जीवन का लिए वरदान साबित हुआ। और मुझे विष और अमृत से भर दोनों पात्रों के ऐसे
ऐसे यहाँ नहीं रखने चाहिए थे। मुझे विष और अमृत भरे इन पत्रों को यहाँ नहीं रखना चाहिए था, लेकिन मेरे प्रहार से नागपाशा के प्रश्नों पात्रों में से एक साथ गिरा। अब जहाँ विष उसका चेहरा बदसूरत कर दिया, वहीं अमृत ने पाकर अमर कर देगा। नागपाशा चीखता हुआ बाहर की तरफ भागा खड़ा हुआ। और उधर अरे लहरों में बालक लहरों में के हवाले कर दिया गया, जो उसे अपने साथ भागकर न जाने कहाँ ले जा रही थी। और दूसरी ओर उधर सर्प महल में जब राजा तक्षराज और नागपाशा की दशा का प्राप्त पता चला, ओह कुल देवता ने यह क्या किया, मुझे तुरंत उनसे मिलना चाहिए। और तक्षराज ने कुल देवता के पास पहुँचे उस सारी बात का पता चला। ओह तो ये सब नागपाशा का किया था। उप सगा भाई होते हुए भी उसने हमारे साथ विश्वासघात किया। होश में आने दीजिए, मैं अपने पुत्र के हत्यारे को हम अधिक कठोर दंड देंगे। लेकिन उनके कथन से लगता है कि शायद मेरा पुत्र जीवित हो, और मेरे जीवित रहने के लिए यही आशा बहुत है। और महल में आते ही सबसे पहले राज जोशी वेदाचार्य के अर्थात हमें अपने पास बुलाया और कहा, यह सब अनर्थ खजाने के लिए हुआ है, इसलिए हम आपका सारा खजाना तिलस्म में रखना चाहते हैं, जो हमारे पुत्र के नाम से बंधा जाएगा। अगर वह जीवित होगा तो एक न एक दिन उस तिलस्म को तोड़कर वह खजाना हासिल करेगा। और आप पहुँचे हुए जोशी हैं, नक्षत्र और शिल्पकारों की सहायता से अपने लिए एक जटिल तिलस्म का निर्माण करें। जो आज्ञा राजन। और फिर हमारी देखरेख में बनाया गया तिलस्म, वह खजाना और तुम्हारे जीवन के सारी घटनाएं लिखकर एक पनडुब्बी के रूप में वहाँ रख दिया गया। और कुल देवता कालजयी से प्रार्थना करके उस खजाने का प्रमुख बना दिया गया। और नागपाशा जो अब तक अमर हो चुका था, वह सूचना मिली कि वह खजाना उसके हाथ से निकल जाने की वजह से आग बबूला हो उठा। उसने राजा तक्ष राज और रानी ललिता की हत्या की। और फिर नागराज अपने गुरु की मदद से तुमको यानी खजाने के असली हकदार को ढूंढने में जुट गया। जब सारी कोशिशें नाकाम हो गई तो उसने उन सपनों की तरंगों के रूप में भेजना शुरू कर दिया, जो तुमने देखे। उनमें पीछे नागपाशा के किले तक आ गई। ओह तो मेरे चाचा नागपाशा ने मेरे माता पिता का कातिल। हाँ नागराज, यह इस कहानी में सिर्फ एक कड़ी गायब है, और वह है कि तुम बीच में 40 वर्ष 50 वर्ष साल तक किस स्थिति में रहे, और इस दौरान तुम्हारा विकास क्यों नहीं हुआ। खैर, यह समस्या भी कभी न कभी इस पर्दे से बाहर आ जाएगी। अभी से खजाने को तुम्हारे हवाले करने का कर्तव्य मुक्त होना है। हाँ है। कहाँ है वह खजाना? मेरी पोती के पास सुरक्षित रखा है। आपकी पोती? लेकिन वह खजाना तो फेस लेस में
फैसले इसलिए गया था। हाँ, वह भी हमारा ही आदमी है, आओ चलते हैं वापस। पर ये फेसलेस कौन है? फेसलेस यानी रूपहीन, और जिसका रूप ही न हो उसकी पहचान भला कौन कर सकता है? नागराज। लेकिन वापस मंदिर में, ओ पुजारी जी की ये हालत किसने की? ओह, नागमणि भी गायब है, कैसे? पुजारी को खोल, यही हमारे प्रश्नों का उत्तर देगा। मुक्त होते ही पुजारी ने बताया, आप लोगों को जाने के थोड़ी देर बाद मैं भगवान के भोग के लिए मूर्ति के पास आ गया था कि तभी मेरे सिर पर के पीछे से वार हुआ। यह वार किसने किया मुझे कुछ नहीं पता। होश में आने पर मैं एक खंभे से बंधा हुआ था, बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं पता। वह दिन अब आएगा जब जिस दिन वह दिन अब आएगा तब मैं उससे निमट लेंगे। अभी वापस चलते हैं, और कॉटेज में हमारा इंतज़ार कर रही होगी हमारी पोती और भारती। स्वागत है नागराज, ये मेरी पोती है भारती। और भारती ने एक मूर्ति के साथ छेड़छाड़ की। फर्श का एक टुकड़ा एक तरफ सरक गया। आओ नागराज, तुम्हारा खजाना तुम्हें सौंप कर हम दादा पोती अपने उत्तरदायित्व से मुक्त हो जाएं। आइए, बड़ी अनोखी जगह है, दादाजी ने बनाई है। जिस आदमी से कोई जटिल समस्याएं तिलस्म जिस आदमी ने कई जटिल तिलस्में बनाई हुए उसके लिए यह जगह बनाना बाएं हाथ का खेल है। और भारती नागराज को सीधे तहखाने में ले गई, जहाँ पर सामने रखा था खजाना। ये तुम्हारा ये तुम्हारा नागराज, और तुम इसका जो चाहे वह कर सकते हो। हमें मुझे इस खजाने में से कोई मतलब नहीं है भारती। मुझे तो पांडुलिपि चाहिए जिसमें लिखा हुआ है मेरा अतीत। शायद उन प्रश्नों के उत्तर मिल सकें जिनसे रहस्य के पर्दे अभी छिपाया रखा था। जिस जिसमें सिर्फ वही लिखा है इसमें सिर्फ वही लिखा है जो मैंने तुम्हें बताया है, कम से कम न ज़्यादा। इससे वैसे इस खजाने की तुमने क्या करने की सोची है नागराज? अभी तो कुछ खास नहीं, लेकिन खजाने देश की वासियों की अमानत है, और इसको उन्हीं की भलाई के लिए खर्च करूँगा। शाबाश नागराज, तुम भी अपने पिता की तरह ही अपने से ज़्यादा सोच सोच देशवासियों के विषय में सोच रहे हो। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, और मुझे ये सोचकर शर्म आ रही है कि तू मेरा भतीजा है नागराज। ऐसे मूर्ख भतीजे से तो खजाने को लुटाने की सोच रहा है। नागपासा, तू यहाँ तक कैसे आ गया? वैसे तो अपने वैसे तो पहले मेरे गुरु को शक हुआ था कि खजाना उड़ाने के पीछे देवाचार्य का हाथ है, लेकिन बुढ़ा तलाश करने के लिए यंत्रों की छेड़खानी कर ही रहे थे कि की यदि तंत्र नागराज के शरीर की तरंगे पकड़ने लगे तो तब फिर क्या था? तंत्रों की मदद से शैतान का पता लगा कर मैं यहाँ तक आ गया, ताकि ताकि अपना खजाना वापस ले जा सकूं। अच्छा हुआ तू अपने आप मेरे पास आ गया नागपासा, वरना तुझे अपने पिता और वरना मुझे अपने पिता के हत्यारे की तलाश में न जाने कहाँ का भटकना पड़ता। यानी बूढ़ा वेदाचार्य ने तुझे सब बता दिया है, लेकिन जब अब इसने मुझे यह दिया हुआ कि खून तब तो इसने तुझे यह भी बता दिया हुआ कि खून उतराया नागराज की आंखों में क्रोध की वह भूल कर गया था कि नागराज ने अमृत पिया हुआ है नागपाशा ने अमृत पिया हुआ है, और अगर वो
अमर हो गया है नागपाशा, अब वह मर नहीं सकता और इसलिए जिसे चाहे उसे मार सकता है। और श्री कृष्ण अश्वत्थामा को अमृत प्रदान किया था नागपाशा, लेकिन वह वरदान नहीं श्राप था। लेकिन श्राप देव कालका जी के जरिए अच्छी किस्मत ने तुझे दिया है, लेकिन यह वरदान नहीं श्राप था। वही श्राप देव कालका जी ने के जरिए किस्मत ने तुझे दिया है। और क्योंकि किस्मत नहीं चाहती कि तेरे जैसे पापी मरकर दुनिया से छुटकारा मिल जाए, जब तेरी हालत मौत से भी बदतर करना चाहती है, ताकि तू जिंदा रहे और दुनिया तुझ पे थूकती रहे। चाचा के पैर छूने के बजाय तू दुनिया को थुकवाना चाहता है भतीजे। अब मैं तुझे आशीर्वाद देने तुझे तेरी अमर आशीर्वाद देने की तेरी अमर उम्र भी मुझको लग जाए। नागराज वार से बच गया, लेकिन हवा में उड़े पत्थर के टुकड़े ने उसे होशों हवास छीन लिए और नागपाशा रहमुकरम पर डाल दिया। मुझे तो रोना आ रहा है कि मेरा एकमात्र रिश्तेदार इस संसार से विदा हो रहा है और दुख यामी काम मुझको मेरे हाथों करना पड़ रहा है। और हम तुम्हारी आत्मा को दुखी नहीं होने देंगे नागपाशा। नागराज तुम्हें हाथों नहीं मरेगा। ओह, बहुत जान बाकी है तेरी बूढ़ी हड्डियों में भी दथारिये। ला इसको चूर चूर कर दूं, बेशक, क्योंकि मत करो नागपाशा। ला इसको चूर चूर कर दूं, बेकार कोशिश मत करो नागपाशा। मेरी सिद्ध ताबीज तुम्हारे हर वार का रोक सकता है। तो अगर ये मुकाबला लात घूसों पर ही तय होना है या नहीं। वेदाचारी खाली बल तक, बाकी तो बिल्कुल अमृत पिए हुए नागपाशा के बल के सामने फीका था। लेकिन एक बार से ही वेदाचार्य सिर घूमने लगा। लेकिन वेदाचार्य के दूसरे बार करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि होश में आ चुका नागराज और भारती एक साथ उस पर टूट पड़ी। ये तीनों मुझे भारी पड़ रही हैं, क्योंकि ये मुझे पर अलग अलग वार कर सकते हैं। उनसे निपटने के लिए मुझे अतिरिक्त शक्ति की आवश्यकता है और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे अपने गुरु से संपर्क बनाना होगा। और नागपाशा ने अपने गुरु के न जाने को ऐसा संपर्क कायम किया। और फिर अरे ये क्या हो रहा है। यह नागपाशा के शरीर में एकाएक या चारित्रिक बदलाव कैसे, यह जानने के लिए ज़रूरी है कि मरने के बाद इस जानकारी का तुम लोग आखिर क्या करोगे क्या। ओह, असाधारण शक्ति भरी हुई है इस वार में। इसने भारती और बाबा को बेहोश कर डाला। मुझे इसके वारों से बचना होगा, वरना मेरा भी यही हाल होगा। इन दोनों ऐसा ही होगा इन दोनों जैसा होगा। और नागराज ने संभलने पाने से पहले ही नागपाशा ने दबोच लिया। ओह, अब तू आया है मेरी पकड़ में भतीजे, और इस शिकंजे से नहीं छूट सकता, क्योंकि यह शिकंजा मेरे गुरु की असतंत्र यांत्रिक शक्ति का कमाल है। और अपनी ये प्रयोग शक्ति का कमाल और अपनी प्रयोगशाला में किसी विशेष तरंगे भेज रही हैं, जो मेरे शक्ति से टकरा कर 3 आयामी वस्तुओं के रूप ले रही है। और अब अपनी मृत्यु को जी भर के देख ले नागराज, क्योंकि कुछ ही पलों में तेरी आंखों के सामने कटोरे बाहर उबल पड़ेंगे। ओह, इसकी पकड़ से छूटना सचमुच मुश्किल काम है, लेकिन इसके गुरु द्वारा भेजी गई विशेष
तीसरी आयामी तरलों के को इसी का शरीर क्यों ग्रहण कर रहा है, मेरा क्यों नहीं? जवाब साफ है, इसके पास जरूर कोई ऐसा यंत्र है जिससे तिरंगे ग्रहण कर रहा है, और इस यंत्र को रखने के लिए सबसे बड़ी जगह बेल्ट हो सकती है, सोडंगी। और नागराज ने के शरीर में वास करती सोडंगी नागराज के शरीर से निकलने से पहले उसके मानसिक विचारों को जान चुकी थी। अगले ही पल नागपाशा के शरीर में उसकी बेल्ट अलग हो गई। नागपाशा अपने सामान्य रूप में वापस आ गया। यह सब क्या हो गया? यानी मेरा ख्याल सही निकला, तरंगों के रिसीव इसकी बेल्ट से था। और अब नागराज ने चाचा अपने आप को मेरे हवाले कर दो या नहीं, अपने चाचा को हरा हुआ मत समझ नागराज। एक लड़ाई हारना का मतलब युद्ध हारना नहीं होता भतीजे। तो फिर मैं तुमको युद्ध ही हरा देता हूँ नागपाशा। ओह, तू खामखा ही बार बार मेरा सिर काट रहा है भतीजे। तू जानता नहीं, हर बार फिर से जुड़ जाएगा। इस बार नहीं चाचा, क्योंकि इस बार तेरे भतीजे फुटबॉल खेलने के मूड में है, और मैं वह खिलाड़ी हूँ जो फुटबॉल को गोल तक पहुँचा देता है। और हवा में लहराया नागपाशा की तरफ बढ़ती उसकी खोपड़ी एक बार में नागराज की ठोकर खाकर पलटी, और आखिरकार तड़ाक। उद्वेदाचार्य ने उस खोपड़ी को पकड़ रखी है। इसकी फौलादी पकड़ से छूट कर ये कहीं नहीं जा सकती, और नागपाशा मेरी गिरफ्त में बचकर नहीं निकल सकता, क्योंकि असली खोपड़ी के बगैर यह कुछ नहीं देख नहीं सकता। एक बार इसको अच्छी तरह से पीट कर बेदम कर दूं, उसके बाद इसको अपनी नागरस्सियों से ऐसा शिकंजा जकड़ कर छोड़ूंगा कि ये अमर नागपाश कयामत तक बाहर नहीं निकल पाएगा। और इस वक्त नागपाशा किले में बनी प्रयोगशाला में यह क्या हुआ गुरुदेव? नागपाशा हमारे संपर्क टूट गया है। जरूर वह किसी मुसीबत में फंस गया होगा। केटकू की उसे बचाना होगा। केटू की उसे बचाना होगा हमें। लेकिन गुरुदेव, नागपाशा के अमृतपान किया हुआ उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? वह मर नहीं सकता। उसके अंग अंग काट दो, फिर आपस में जुड़ जाते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ तब तक जब उसको वापस जुड़ने दिया जाए। अगर उसके अंगों को आपस में सफर से न हो तो पाए तो वे जुड़ेंगे कैसे? यह सच है केटकी, नागपाशा मर नहीं सकता, किंतु यह भी सत्य है कि उसको आसानी से बंदी बना जा सकता है। मैं उसको वापस बुला रहा हूँ। और अगले ही पल काटेज पर नागराज और भारती विपत्ति आंखों के सामने नागपाशा की एक रोशनी का समाई और एकाएक गायब हो गया, और साथ ही गायब हो गई वेदाचारी के हाथों में फंसी उसकी खोपड़ी भी। यह क्या? ऐसा लग रहा है जैसे खोपड़ी गायब हो रही है, पर कैसे? नागराज से सारी बात जानने के बाद, ओह, तो यह नागपाशा के गुरु का काम है। वह बिल्कुल यांत्रिक और ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है। खैर, अब क्या करना चाहिए? फिलहाल तो हमको खजाना को लेकर यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। नागपाशा यहाँ जरूर वापस आएगा, और उसको तुम एक बार तो हरा दिया है, लेकिन बार बार ऐसा कर पाना मुमकिन काम नहीं।
उसको खजाना बचाना होगा। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? महानगर। यह यहाँ पर सारा इंतजाम पहले से किया जा चुका है नागराज। और फिर महानगर में स्थित एक मकान में, इस मकान में मैंने खास तौर पर बनाया है नागराज। इसमें गुप्त कमरों के साथ साथ बाहर जाने के गुप्त रास्ते भी हैं। यह मकान एक छोटी मोटा किला है नागराज। लेकिन इसकी सुरक्षा लेकिन इतनी सुरक्षा किस लिए वेदाचार्य? खजाने के लिए नहीं नागराज, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। किस इस लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकता वेदाचार्य। मेरा घर पूरी दुनिया है। मैं घूमता फिरता रहता हूँ। दुनिया में घूमने वाले को भी वालों की भी कोई है। दुनिया में घूमने वाला और कोई भी है नागराज। लेकिन व्यक्ति को अपना एक ठिकाना ज़रूर होता है, और जहाँ पर वह जब चाहे लौट आ सके। अपने आप को ध्यान से देखो नागराज, तुम कितने अकेले हो, और तुम्हारी अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है। तुम आतंकवाद को ख़त्म करने वाली एक मशीन बनकर रह गई हो। इसलिए फिर भी आतंकवाद को ख़त्म नहीं कर पाए। आतंकवाद तभी ख़त्म होगा जब तुम समाज में संगठित करके आतंकवाद के खिलाफ खड़ा कर दोगे। और यह काम सिर्फ समाज के बीच में रहकर किया जा सकता है। आपका कहना सही है वेदाचार्य। सचमुच कभी कभी मैंने आपको बहुत अकेला महसूस करता हूँ। इसलिए मैं समाज से अलग रहने के लिए विवश हूँ। आतंकवाद के खिलाफ कोई भी लंबी लड़ाई मेरे दुश्मनों की लिस्ट में काफ़ी लंबा बना दिया है, और वे मेरी जान के दुश्मन बन चुके हैं। अगर मैं समाज में रहा तो मेरे नए दोस्तों को ज़रूर बनेंगे, और मेरे दुश्मन उनके ज़रिए मुझ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। ऐसा कभी कभी मेरे एक मित्र मानवी के साथ हो चुका है वेदाचार्य, और साथ में पूरा परिवार की जान खतरे में पड़ गई थी। और अब आप बताइए, मेरे समाज में रहना समाज के लिए खतरे में डालना नहीं होगा? नहीं नागराज, ऐसा नहीं होगा। तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है। कैसा हल? बताती हूँ। पहले यह बताओ कि तुम खजाने का तुम करोगे क्या सोचा? मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, यह खजाना समाज के कल्याण के लिए होगा। पैसे अगर बिना बढ़ाए खर्च किया जाए तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता है नागराज। इसलिए यह ज़रूरी है कि पैसे को किसी ऐसी जगह पर लगाएं जाए जो जहाँ से वह बढ़ता रहे, और उस बड़े पैसे को समाज के कल्याण के लिए खर्च किया जाए। बात में तो दम है, लेकिन ऐसा सिर्फ बिजनेस करने के ही हो सकता है भारती। और बिजनेस के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मैं एक सैटेलाइट चैनल में काम करती हूँ नागराज। हम अपने कई चैनलों के ज़रिए इस प्रोग्राम दिखाएंगे। इसलिए अधिकतर प्रयास समाज के बिगड़ने वाले अधिकतर प्रोग्राम समाज के बिगाड़ने वाले होते हैं। हम एक नया सैटेलाइट चैनल शुरू कर सकते हैं जिसमें अच्छे प्रोग्राम दिखा सकते हैं। ठीक है, उस चैनल का नाम भारती कम्युनिकेशन रखेंगे, और उसका चेयरमैन की कुर्सी पर बैठोगी तुम नागराज। नहीं बाबा, मैं कंपनी से जुड़ा रहूँगा, लेकिन एक मामूली कर्मचारी की हैसियत से। मैं बिना आतंकवाद के खिलाफ जंग किए कोई रुकावट न आएगी। पर यह चक्कर तो वही है नागराज की ऐसे खुले आम समाज में नहीं रह सकता। मेरे दुश्मन अगले दिन उस कंपनी को उड़ा देंगे। मैंने कहा ना कि तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है। आओ मेरे साथ, और तुम्हें चाहिए समाज को दिखाने के लिए एक नया रूप, ताकि तुम समाज के साथ घुल मिल भी सको।
और तुम्हारे दुश्मनों को पहचान भी न सके। बस थोड़ी सी हाइट नेक और ऊपर उठा लो और अब तैयार हो गए नागराज का रूप। लेडीज एंड जेंट्समैन, मिलिए पुराने दोस्त के रूप में नागर मिस्टर राज के रूप में। और अगर मिस्टर दोस्त अब से दोस्तों के साथ दोस्ती करेगा राज, और दुश्मनों पर कैद टूटेगा नागराज। समाप्त दोस्तों। राज नागराज।